हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डेमोग्राफी। तो इसके अंडर हमें क्या क्या पढ़ना है, एक छोटा सा इंडेक्स मैंने यहाँ पे बनाया है। कंसेप्ट यानी कि डेमोग्राफी होता क्या है, उसका मीनिंग, ऑरिजिन, टाइप्स, फॉर्मल एंड सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होता है, सोशल डेमोग्राफी क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सेंसस। हम पढ़ते हैं कि अब सेंसस हर 10 साल के बाद होते हैं, तो उसकी हिस्ट्री क्या है वो हमें पढ़नी है। एंड इम्पॉर्टेंस की, डेमोग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है, सेंसस की क्या इंपॉर्टेंस है। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स जरूर बनाएं, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए प्रूव होंगे। तो देखिए, डेमोग्राफी होता क्या है, सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है, जनता, लोग जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन जो होती है, जो जनसंख्या होती है, उसकी एक सिस्टेमेटिक फॉर्म में स्टडी करना कहलाता है डेमोग्राफी। अब यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होती है, इनहेबिटेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी एक पर्टिकुलर जगह के जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, जो लोग, जो जनता वहां पे रहती है किसी पर्टिकुलर जगह में, उसे हम उस पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी पॉपुलेशन की सिस्टेमेटिक स्टडी कहलाती है डेमोग्राफी। अब देखिए, जो डेमोग्राफी वर्ड है, इसका ओरिजिन हम पढ़ेंगे। तो ग्रीक एक वर्ड जो है उसमें इसका ओरिजिन है। ग्रीक वर्ड्स डेमोज एंड ग्राफीन, इन दोनों को मिलकर बना है डेमोग्राफी, डेमोज एंड ग्राफीन। ठीक है, अब यहाँ पे डेमोज का मतलब होता है पीपल एंड ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्राइब। तो कंबाइन करके क्या डेफिनेशन बन गई, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। यानी कि डेमोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, लोगों को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, डेमोग्राफी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं वो जरा देखते हैं। सो डेमोग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी ट्रेंड्स हैं, प्रोसेसेस हैं। अब कैसे ट्रेंड्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे कि चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कभी किसी की डेथ हो जाती है, फिर किसी का बर्थ हो जाता है, तो ये जो पॉपुलेशन साइज चेंज होता रहता है, कभी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, तो जो ये चेंज होता रहता है। प्लस जो डेथ पैटर्न है, जो माइग्रेशन पैटर्न है, माइग्रेशन यानी कि जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जो रूरल एरियाज है वहां से अर्बन एरियाज में लोग जॉब्स के लिए आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन। जो अर्बन एरियाज है वहां से लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, है ना, फर्दर जॉब्स के लिए, तो वो क्या हो गया, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन में घूमना फिरना नहीं आता है, इसमें जस्ट कहीं एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होकर बस जाना, चाहे जॉब के लिए या किसी भी पर्पस के लिए, वो माइग्रेशन में आता है। एंड बर्थ पैटर्न्स, कितने लोगों का बर्थ हुआ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं डेमोग्राफी के अंडर। अब देखिए, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है डेमोग्राफी के टाइप्स। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ अब देखिए, जो ये डेमोग्राफी है इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है इसके टाइप्स, तो इसके टाइप्स आते हैं हमारे फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। नाउ फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होता है, इट स्टडीज द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन क्वांटिटेटिव मैटर। क्वांटिटेटिव मतलब गिनती, काउंटिंग की फॉर्म में। अब क्या करते हैं काउंटिंग के फॉर्म में, जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसके कंपोनेंट्स की स्टडी, जैसे कि कितने लोगों की डेथ हुई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, काउंट करेंगे, लिखेंगे कि डेथ रेट ये रहा। कितने बच्चों का बर्थ हुआ, कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे कि इतना बर्थ रेट रहा। माइग्रेशन कितना हुआ, एजुकेशन का क्या स्टेटस है, सेक्स रेशो क्या है, तो ये सारी चीजें हम गिनती की फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम पॉपुलेशन चेंज के नोट डाउन करते हैं फॉर्मल डेमोग्राफी के अंडर। इसके लिए हम यूज करते हैं मैथमेटिकल मेथड, यूजेस मैथमेटिकल मेथड फॉर इट। ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, आप अगर गिनती की फॉर्म में कुछ चीज कर रहे हो तो आपको उसको जमा भाग करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से जो मेथड्स होते हैं। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल मेथड्स यूज करते हैं, जो हमें फॉर्मल डेमोग्राफी में करना होता है। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, कुछ ऑफिशियल कैपेसिटी के अंडर, यानी कि जैसा होता आया है, जैसे कि सरकार की तरफ से ऑर्डर आए हैं, तो सरकार के अंदर जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो उसी हिसाब से काम करेंगे जैसे ऑर्डर आए हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मल डेमोग्राफी। फॉर्मल माने जो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम होता है। ठीक है, अब इसके अलावा सेकंड हमें जो पढ़ना है वो है सोशल डेमोग्राफी। सोशल यानी सामाजिक स्तर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, डेमोग्राफी, हम डेमोग्राफी की स्टडी कर रहे हैं, हम पॉपुलेशन रेट की स्टडी कर रहे हैं, तो इससे सामाजिक स्तर पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब देखिए, जो सोशल डेमोग्राफी है, ध्यान से सुनिएगा, इट फोकसेस ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो लोग रह रहे हैं वहां पे सामाजिक माइंडसेट क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, राजनीतिक स्तर क्या है, उस सब पे इफेक्ट पड़ता है सोशल डेमोग्राफी का। अब इस लाइन का मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आया, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पूरा कंसेप्ट खुद से ही समझ आ जाएगा।
कोई भी एक लोकेशन ले लीजिए कि ABC करके कोई सिटी है या कोई गांव है, उस गांव में ये मान्यता है कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है, या फिर लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए, ज्यादा देर तक उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, उनको बहुत लेट उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। मान्यता है, होती है ना, हर गांव में कुछ ना कुछ मान्यता होती है, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाए, ऐसे कोई भी आप कंसीडर कर लो बिलीफ सिस्टम। तो अब उस गांव में ये मान्यता है, ये बिलीफ है कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना, कम उम्र में शादी कर देनी है। अब ये सोशल बिलीफ है उस सोसाइटी का। तो अब इसके कॉजेज क्या होंगे? कॉजेज ये होंगे कि जितनी भी लड़कियां हैं, है ना, कॉजेज क्या होते हैं? कारण, है ना। तो कारण क्या होंगे कि पहले से जितनी भी लड़कियों के साथ ये हुआ, अब उनको समझ तो है नहीं, एजुकेटेड तो वो है नहीं, वो आगे वालों को भी ऐसे ही करेंगी। तो अब जो नई जनरेशन है जिनको कुछ नहीं पता, उनके साथ ये होता आ रहा है, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, उसके समझ रहे हैं ना, कारण और नतीजे क्या है। कारण क्या है? क्योंकि पहले से ऐसा होता है ना। तो जिन लड़कियों के साथ ऐसा होता है, उनको, वो एजुकेटेड तो थी नहीं, वो अपनी अगले जनरेशन के साथ भी ऐसा कर रही है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि जो अगली जनरेशन है बेचारी, कोई लड़की पढ़ना भी चाहती है, नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वहां की मान्यता ऐसी है कि कम उम्र में शादी करनी है, ज्यादा एजुकेट नहीं करना है। तो अब ये सारे एस्पेक्ट्स, इस तरह के एस्पेक्ट्स जो है हम सोशल डेमोग्राफी में स्टडी करते हैं। दूसरा, हम आर्थिक स्तर ले सकते हैं कि कोई गांव है, वहां पे सारी लड़कियां, जो लड़के और लड़कियां उनको बराबर मानते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो अपने दोनों बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को इक्वल एजुकेशन देते हैं। लेकिन जो गरीब आदमी है वो सोचता है कि चलो लड़की की शादी करा देंगे, जितना फ्री है पढ़ा दिया, उसके बाद लड़कों को सोचते हैं कि ज्यादा एजुकेशन दी जाए ताकि थोड़ा पढ़ लिख के घर का खर्चा उठा ले। तो ये इकोनॉमिक स्टेटस हो गया कि इकोनॉमिक माइंडसेट उनका कैसा है। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं। अब ये तो एग्जाम्पल था, समझना क्या है। सोशल डेमोग्राफी में क्या स्टडी करते हैं? सामाजिक स्तर क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, पॉलिटिकल राजनीतिक स्तर क्या है किसी भी जनसंख्या का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि हमें इंडेक्स में क्या क्या बचता है पढ़ने के लिए। देखिए, इसको 2 पार्ट्स में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, छोटा सा ही टॉपिक है, तो हम इसे आज के इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट 3 यानी कि कंसेप्ट, ओरिजिन एंड टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सेंसस एंड इंपॉर्टेंस। तो 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अभी हमें पढ़ना है। ये जस्ट हमने एक बेस सा क्रिएट किया कि डेमोग्राफी होता क्या है, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि मैम डेमोग्राफी पढ़ाइए, वहां से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो वो चीज मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। वैसे मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने डेमोग्राफी एक बार पहले भी पढ़ाया, उसमें थोड़े ज्यादा फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इन दोनों वीडियोज को आप साथ में देखेंगे। इसी, ये जो मेरी इंडियन इकोनॉमी हैंडरिटन नोट्स की प्लेलिस्ट है, इसी के अंदर वो वीडियो रहेगी। तो इन दोनों वीडियोस को आप साथ में देखें, बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। जब भी हम डेमोग्राफी की बात करते हैं, ये सेंसस कहाँ से बीच में आ जाता है, इसे देखते हैं। सो ऑल डेमोग्राफिक स्टडीज, जितनी भी डेमोग्राफी से रिलेटेड स्टडीज होती हैं, वो बेस होती हैं या काउंटिंग पे या एन्यूमरेशन पे। एक ही चीज है, एन्यूमरेशन भी एनालाइज करना, डेटा को एनालाइज करना, डेटा कलेक्ट करना, काउंटिंग करना, इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि जितने भी डेमोग्राफिक स्टडीज हैं वो काउंटिंग और एन्यूमरेशन पे ही बेस्ड हैं। डेमोग्राफिक स्टडी में क्या पढ़ा हमने, क्या होता है डेमोग्राफिक में, क्या स्टडी करते हैं हम? साइज ऑफ द पॉपुलेशन, बर्थ रेट कितना रहा, डेथ रेट कितना रहा, एजुकेशन स्टेटस क्या है, कितनी फीमेल्स एजुकेटेड हैं, कितने मैन एजुकेटेड हैं, कितनी गरीबी है, ये सब भी पढ़ते हैं ना, है ना। नाउ ये जो डेमोग्राफिक स्टडी होती है, ये काउंटिंग और एन्यूमरेशन पे बेस्ड है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब काउंटिंग और एन्यूमरेशन कैसे करेंगे? या तो सर्वे के थ्रू या सेंसस के थ्रू, है ना। अब सेंसस को देखते हैं। सो इट इज द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन अ स्पेसिफाइड टेरिटरी। अब ये तो सेंसस तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि अगर इंडिया के सेंसस की बात करें तो जो इंडिया के अंदर जो भी एरियाज आते हैं, उस हर एक एरिया की स्टडी की जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद एनालाइज करके जो है सेंसस सामने लाया जाता है ना। तो सेंसस क्या होगा? सिस्टमेटिक फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करना उन लोगों को जो किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी, पर्टिकुलर एरिया क्षेत्र में रह रहे हैं। वो पर्टिकुलर एरिया किसका होगा? जिस कंट्री का सेंसस हो रहा होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, स्टेट का भी सेंसस होता है। जैसे कि बिहार है आपका, तो हमने बिहार में बर्ड सेंसस पढ़ा था ना कि 205 न्यू स्पीसीज वहां पे बर्ड्स की मिली हैं, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सेंसस की ओर। तो हम ये तो पढ़ते हैं कि इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब हुआ, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न सेंसस स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से इसका इनिशिएशन हुआ। तो देखिए,
फर्स्ट मॉडर्न सेंसस, पहला जो मॉडर्न फॉर्म का सेंसस था ये अमेरिका में हुआ था। कब हुआ था? 1790 में। सो याद रखना है, पहला मॉडर्न सेंसस इज द अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790। उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में ये ट्रेंड आया और 1800 यानी ये जो 1800 चला, जो 1800 की जो शताब्दी चली, इसमें जो है यूरोप की काफी कंट्रीज ने अडॉप्ट किया कि अब हम सेंसस करेंगे। चलिए, पहला जरूरी था अमेरिकन सेंसस ऑफ 1719, इसको घोल के पी लीजिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी कंट्री पे, इंडिया पे। अब देखिए, इंडिया में सबसे पहले सेंसस 1867 से स्टार्ट हुआ, 1872 तक डेटा कलेक्ट किया गया, फिर 1872 में सेंसस जो है वो एक तरह से पब्लिश किया गया। नाउ इंडिया में उस टाइम पे क्या था? ब्रिटिश रूल था ना, तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये डेटा जो है वो रिलीज किया। अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या पढ़ते हैं कि 1872 में सबसे पहले डेटा जो सेंसस का डेटा है सामने आया था। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड मायो। जिस टाइम पे इंडिया में सबसे पहले सेंसस हुआ वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 1872 में किया, उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मायो। अब ये तो देखिए होता रहता था, सेंसस बीच में होगा बीच में नहीं होगा, लेकिन जो प्रॉपर सेंसस है, जो रेगुलर सेंसस है, वो 1881 से स्टार्ट हुआ और उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। अब ये रेगुलर सेंसस का मतलब क्या है? ये है डेसेनियल सेंसस, यानी कि हर 10 साल के बाद जो सेंसस होगा रेगुलर फॉर्म में, वो 1881 से स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे वाइसरॉय लॉर्ड रिपन थे। नाउ इसका मतलब क्या है कि 1881 में सेंसस हुआ, फिर 1891 में सेंसस हुआ, फिर 1901 में सेंसस हुआ, फिर 1911 में सेंसस हुआ, यानी कि 1881 के बाद हर 10 साल के बाद सेंसस होता रहा है इंडिया में। चलिए, अब इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें मिल गई इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार इंडिया में सेंसस हुआ 1951 में, क्योंकि 1947 में हम आजाद हुए, तो 1951 में हुए ना 10 साल 1941 के बाद, तो 1951 में हुआ सेंसस। अब 1951 के बाद सेंसस होते रहे रेगुलरली और सबसे रीसेंट सेंसस 2011 में हुआ। वैसे तो उसके बाद 2021 में होना चाहिए था, बट क्योंकि कोविड आ गया था, पेंडेमिक आ गया था, तो डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, हमें तो लोगों से टच में ही नहीं रहना था, दूर दूर रहना था, तो वो तो फिर घर पे आते हैं ना जनगणना करने वाले, यस जनगणना भी कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो 2011 का मोस्ट रिसेंट सेंसस है। वैसे न्यूज सामने आई थी कि सितंबर अक्टूबर में जो है अभी सेंसस आ जाएगा, तो मैंने सोचा था कि मैं उसी टाइम आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि 2-3 महीने बचते हैं, तो अभी पुराना सेंसस क्या पढ़ना। पर अगर तब तक नहीं आता है या ऐसे कोई आसार लगता है कि नहीं आएगा, कोई न्यूज में नहीं रहती चीज, तो फिर हम पुराने वाला ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तब तक हम इकोनॉमिक्स के बाकी एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, फिर देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से क्या बनता है। नाउ 1951 से 2011 तक 7 डेसेनियल सेंसस हैव बीन कंप्लीटेड। 7 बार जो है सेंसस हुआ, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट होने के 7 बार, अभी तक इंडिया इंडिपेंडेंस होने से अभी तक 7 बार जो है सेंसस हो चुका है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सेंसस है इंडियन सेंसस। क्यों? क्योंकि ऐसी कंट्री है जो मोस्ट रेगुलरली सेंसस करवाती है। प्लस यहाँ पे बात आती है चाइना की, क्योंकि हम तो ये पढ़ते हैं कि चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया की तो सेकंड नंबर पे है, तो इंडिया का सेंसस कैसे सबसे बड़ा हो गया? तो देखिए, चाइना डजंट कंडक्ट रेगुलर सेंसस। चाइना रेगुलर सेंसस कंडक्ट नहीं करवाता है, सिर्फ इंडिया करवाता है, तो ऑब्वियसली फिर इंडिया हो गया ना लार्जेस्ट इस तरह का सेंसस कंडक्ट करवाने वाला। अब आती है इंपॉर्टेंस कि हमें सेंसस करवाने के बार बार कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों का बर्थ हुआ, एजुकेशन स्टेटस क्या है, पॉवर्टी कितनी है, ये सब जानने की क्या जरूरत है? एक बार सेंसस कराया फिर 30-40 साल बाद करवाओ, है ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है सेंसस की? फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नई नई स्कीम्स आती हैं, लॉज आते हैं, गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, नई नई चीजें फ्रेम होती हैं। तो अब वो जो नई चीजें बन रही हैं, जो नई चीजों की, नई स्कीम्स की, नई पॉलिसीज की प्लानिंग हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसके लिए ये तो पता होना चाहिए ना कि बेनिफिशियरीज कितने हैं, कितने लोगों को वो प्रॉफिट मिलेगा, उसका कितनों को नहीं मिलेगा। कोई भी स्कीम आती है, कई बार बीपीएल के लिए आती है। तो अगर हम 50 साल के बाद सेंसस करते हैं, मान लीजिए 1951 के बाद अब 2000 में सेंसस हुआ, तो 50 साल में तो गरीबी बढ़ी घटी कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए स्कीम्स आती हैं, आर्थिक स्तर पे विकास के लिए स्कीम्स आती हैं, तो स्कीम्स इंप्लीमेंटेशन के लिए जो सेंसस है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हम आज इकोनॉमिक्स के अंडर एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है सेंसस।
अब देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डेमोग्राफी पढ़ा था। डेमोग्राफी क्या होता है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ अ पॉपुलेशन। और कैसे की जाती है सिस्टमेटिक स्टडी पॉपुलेशन की? थ्रू पॉपुलेशन सेंसस, राइट। तो आज हमें उसी सेंसस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मैंने एक आपको हल्का सा इंडेक्स बना के दे दिया है कि हम इसके अंडर क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज सेंसस? अब सेंसस होता क्या है? नोडल मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है सेंसस कंडक्ट करवाने के लिए। हिस्ट्री ऑफ सेंसस, मॉडर्न सेंसस कहाँ पे हुआ, सबसे पहले इंडियन सिटी का सेंसस, सिंक्रोनाइज्ड वे में सेंसस, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ सेंसस 2011, जिसके अंडर क्या क्या आता है। पहले तो उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन थे, कौन से रैंक का सेंसस था, ये सब चीजें। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, डिकेडल ग्रोथ के बारे में क्या होता है ये, वो मैं आपको तभी समझाऊंगी। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ लीस्ट है। SC/ST पॉपुलेशन का पढ़ेंगे। सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 3-4 हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। पेपर्स नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हम सेंसस तो बिल्कुल रट लेते हैं, हाँ जी हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट ये है, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ये है, हम याद कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे, राइट। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 3-4 मैंने देखे थे। अब ऐसा तो नहीं किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आए, क्योंकि जो मेरी वीडियोस देखते हैं वो हर एक तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। स्टेट एग्जाम्स के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है, कोई टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई CDS के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट जिस तरह से क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फाइन। तो एक वीडियो में तो सब कुछ पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट ये जो सारा कंटेंट है एक वीडियो में पढ़ाऊंगी। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी 3-4 मिनट की, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा आपका वीडियो। फाइन, चलिए, तो आपको बेसिक समझ आ गया हमें पढ़ना क्या है। आगे चलते हैं और सेंसस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या बात हो रही है कि सेंसस होता क्या है। देखिए, हम क्या करते हैं ना, सेंसस किसी ने बोला, हम समझते हैं कि जो पॉपुलेशन वाले आते हैं जी, लिटरेसी रेट देखने वाले आते हैं ना, घर पे 2 लोग आते हैं, वो आपको पूरा डेटा लिखते हैं अपने बड़े रजिस्टर पे, तो वो लोग सेंसस कर रहे हैं, हम वो मान लेते हैं कि वही सेंसस होता है। नहीं, सेंसस होता है काउंटिंग करना, ठीक है। अब वो काउंटिंग जरूरी नहीं ह्यूमंस की हो, बर्ड्स का सेंसस भी होता है, वाटर बॉडीज का सेंसस होता है। रिसेंटली हुआ है ना पहला इंडिया में वाटर बॉडी सेंसस। बर्ड सेंसस कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि 205 न्यू स्पीसीज का पता लगा कि वो स्टेट में आई है, माइग्रेट हुई है। एनिमल्स का सेंसस होता है, ठीक है। वैसे ही पॉपुलेशन सेंसस होता है। अब जो पॉपुलेशन सेंसस है ये है वो जनगणना, हम बोलते हैं ना जनगणना। आपने कभी देखा होगा कि 2 या 3 लोग आते हैं रजिस्टर लेके, बहुत बड़े बड़े, फिर पूछते हैं कि जी घर में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पति कितने पढ़े लिखे, सारा डेटा वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं पॉपुलेशन सेंसस वाले। बर्ड सेंसस में बर्ड्स की काउंटिंग करेंगे। वाटर बॉडीज में कितनी वाटर बॉडीज हैं किसी स्टेट में या कंट्री में, जिसमें लेक्स आता है, रिवर्स आता है, सब कुछ आता है ना, डैम्स आते हैं। फिर एनिमल्स का सेंसस होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है। तो आपको समझ आ गया, सेंसस सिर्फ एक चीज से कनेक्टेड नहीं है ना। नाउ पॉपुलेशन सेंसस माने जनगणना, जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन डेंसिटी, SC/ST पॉपुलेशन, ये सब कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा उस पर आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन सेंसस क्या होता है? दिस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग द डेमोग्राफिक डेटा पर्टेनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम एट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री। इस लाइन का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि सेंसस एक प्रोसेस है, ठीक है। सेंसस कोई चीज नहीं, एक प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, अलग अलग गांव में जाके, शहरों में जाके, ग्रामीण इलाकों में जाके, हर जगह कुछ कुछ लोगों को अपॉइंट किया होता है, वो डेटा कलेक्ट करती हैं लोगों का। उसके बाद वो डेटा कंपाइल किया जाता है। पहले जैसे ब्लॉक लेवल पे किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाएगा, स्टेट लेवल पे किया जाएगा, फिर कंट्री के लेवल पे किया जाएगा। कंपाइलेशन समझते ना, इकट्ठा करना, वो करते हैं। उसके बाद एनालाइज करते हैं डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक क्या होता है? सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, पॉपुलेशन को सिस्टमेटिक वे में देख रहे हैं कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, बर्थ रेट क्या रहा, डेथ रेट क्या रहा, ऐसी बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बट इसका एक स्पेसिफिक टाइम है। ऐसा नहीं जी उठ गए, मन किया सरकार का, चलो सेंसस करवा देते हैं, 1 साल में डेटा कलेक्ट करेंगे, अगले साल सेंसस रिलीज कर देंगे। ऐसा नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। इंडिया में बात करें तो 10 साल का टाइम है हमारा। 1991 में सेंसस हुआ, फिर 2001 में सेंसस हुआ, फिर 2011 में सेंसस हुआ। अब तो देखिए, होना तो 2021 में भी था, बट कोरोना के चलते वो नहीं हो पाया, ठीक है।
नाउ आपको ये चीज समझ आ गई कि पर्टिकुलर टाइम में ये सेंसस होता है और एक पर्टिकुलर एरिया में होता है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के अंदर जो जो क्षेत्र आते हैं उनका होगा। किसी और चाइना की बात करेंगे तो चाइना का जो टेरिटरी है उसके अंदर जो क्षेत्र आते हैं उसका होगा। तो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो स्टडी की जाती है, कलेक्ट किया जाता है डेटा, उसको कंपाइल किया जाता है, देन एनालाइज किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंसस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इंडियन सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कोई भी ऐसी कंट्री जो इस तरह का सेंसस करवाती है जिसमें डेटा को कलेक्ट, कंपाइल एंड एनालाइज किया जाता है, तो इस तरह की चीज जो है ना, ये सेंसस जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है इंडिया का। अब सोचने वाली बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन तो हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया को पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो चाइना की है, तो क्या चाइना का सेंसस सबसे बड़ा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। बट चाइना जो है वो रेगुलरली सेंसस कंडक्ट नहीं करवाता, जैसे इंडिया करते हैं ना, हर 10 साल के बाद बार बार सेंसस होगा, हर 10 साल के बाद, तो वो चीज चाइना में नहीं होती है। ठीक है ना, एक ये भी रीजन है कि चाइना तो बीच से हट गया, तो हम बचे इंडिया वाले, तो हम आ गए फर्स्ट रैंक पे, जो कि इस तरह की एक्सरसाइज इंडिया में या किसी पूरी दुनिया में कहीं पे कंडक्ट होती है। ठीक है, तो हमने सेंसस क्या था ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं नोडल मिनिस्ट्री, यानी कि ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है सेंसस कंडक्ट करवाने के लिए। तो देखिए ये डेसिनियल सेंसस है, ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। डेसिनियल माने 10 सालों में होता है एक बार, हर 10 साल के बाद होगा। ठीक है, नाउ ये सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है अंडर द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, इनको दो लोग समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल अलग है, सेंसस कमिश्नर अलग है, ये साथ में किसी ऑफिस में बैठते होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक ही पर्सन है, ये एक ही पर्सन है, पूरा एक ही पोस्ट है। ठीक है, नाउ जैसे हम बोलते हैं ना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो भी तो एक ही पोस्ट है ना। वैसे ही द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो होते हैं वो करवाते हैं सेंसस, एक ही पोस्ट है राइट नाउ। यानी प्रेजेंटली कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण इस पोस्ट पे है कार्यरत, विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से है ये इस पोस्ट पे? तो यहाँ पे थोड़ा छूट गया मुझसे लिखना, 2022 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी था अगर आपको याद होगा। तो 2022 से ये जो है अपनी पोजीशन पे है, और ये जो सेंसस होता है ये सेंसस एक्ट 1948 के अंडर जो है कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है जी, तो मैंने आपको इंडेक्स पहले ही बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें से 2 चीजें तो हमने पढ़ ली, सेंसस होता क्या है और जो नोडल मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेंसस एंड फीचर्स ऑफ सेंसस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। फाइन, तो चलिए इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, क्योंकि बहुत होता ना कि अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो आप लोग इस चीज का फायदा उठाएं। जो मेहनत मैं करती हूँ उसका फायदा अगर आप उठाएंगे आपके बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। ठीक है, प्लस नोट्स जरूर बनाएं। इससे होगा क्या कि अगर आपको मान लीजिए फिर कभी आप पढ़ते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा डेटा मिल गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, बट नोट्स अपडेट करने के लिए पहले नोट्स भी तो होने चाहिए ना। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरा मोटिव रहता है कि मैं आप लोगों को एनकरेज करूँ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी नोट्स बनाती हूँ, तो मुझे पता है कि कितना कॉन्फिडेंस आता है। मैं इतना ज्यादा एक टॉपिक की स्टडी करती हूँ, फिर नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद में वीडियो तो बहुत बाद में जाके रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है, प्लस उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ सेंसस। तो देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहां पे भी कुछ चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मतलब वैसे मैंने हर एक चीज इसमें से नहीं पढ़ाई है, ये 1-2 पॉइंट्स मैंने उसमें पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे आता है, तो आप एक तरह से देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स बना सकते हैं, और या फिर वहीं पे एडिट कर लीजिए। अगर आपने प्रीवियस वाले पार्ट के नोट्स बनाए ना, तो वहीं पे एडिट कर लीजिए, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, 2 ही पॉइंट्स और पढ़ने हैं, है ना। सो सेंसस की हिस्ट्री की बात करेंगे कि सबसे पहले कौन सी ऐसी इंडियन सिटी थी जहां पे सेंसस हुआ, कंडक्ट हुआ। सो द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी कहाँ हुआ? ढाका, बांग्लादेश में। अब आप बोलेंगे यहाँ इंडियन सिटी की बात हो रही है और यहाँ पे हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ढाका उस टाइम पे बांग्लादेश तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बांग्लादेश की तो फॉर्मेशन ही 1971 इंडो पाक वॉर के बाद हुई है ना। वो वॉर हमने काफी बार डिस्कस की है, फिलहाल अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट उस टाइम पे इंडिया का ही पार्ट था ढाका। ठीक है, तो पहला कंप्लीट सेंसस इंडियन सिटी में हुआ, जो वो था ढाका में। कब हुआ? 1830 में। किसके द्वारा? हेनरी वॉल्टर के द्वारा।
इसी के साथ जो हेनरी वॉल्टर हैं, इन्हें फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इंडिया में सेंसस इन्होंने ही कंडक्ट करवाया था। एक तरह से समझ लीजिए कि इनको टास्क मिला था कि देखिए आप सेंसस करवा सकते हैं कि नहीं, तो इन्होंने करवाया था। पहला कंप्लीट सेंसस ढाका में, जो कि इंडियन सिटी थी, याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आता है, ये हमने पहले पढ़ लिया है, प्रीवियस वीडियो जो लेटेस्ट वीडियो मैंने इससे पहले वाली बनाई थी उसमें पढ़ा था, दैट फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस, पहला मतलब रेगुलर सेंसस नहीं होता था, इरेगुलर फॉर्म में सेंसस होता था। तो सबसे पहले कब हुआ? 1872 में हुआ। उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड मायो थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया। सिंक्रोनस को आप रेगुलर सेंसस भी बोल सकते हैं। तो इंडिया में पहला रेगुलर सेंसस कब हुआ? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली पहला जो इरेगुलर था या नॉन सिंक्रोनस था वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ था। पहला जो अब हम रेगुलर पढ़ रहे हैं या सिंक्रोनस सेंसस पढ़ रहे हैं, ये भी ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिशर्स के अंडर हुआ था। तो ये 1881 में हुआ था और उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। अब ये जो सिंक्रोनस सेंसस है, प्रेजेंट फॉर्म सेंसस यहीं से आई है। अब जैसा 1881 में हुआ था, बस वैसा ही वहां से रेगुलरली डेसिनियल सेंसस हमारा चलता रहा और आज तक हम यहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है, अब ये जो सेंसस है किसके द्वारा कराया गया? तो मैंने क्या पढ़ाया आपको? द जनरल रजिस्ट्रार एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, द जनरल रजिस्ट्रार जनरल, है ना, तो उनके द्वारा करवाया जाता है। तो यहाँ पे जो W.C. प्लॉडेन थे, जो कि सेंसस कमिश्नर थे उस टाइम पे इंडिया के, उन्होंने ये सेंसस करवाया था। अब 1881 से अभी तक कॉन्टिन्यूसली सेंसस हो रहे हैं। ठीक है, उससे पहले 1872 में भी हुआ, बट उस टाइम पे थोड़ा इरेगुलर होते थे। 1881 से कॉन्टिन्यूसली अभी तक सेंसस हो रहा है। एंड द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिस टाइम पे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया का सेंसस कब हुआ? 1951 में 9 फरवरी को। फाइन, हिस्ट्री हमने पढ़ ली सेंसस की। टोटल कितनी बार हो चुका है सेंसस? 7 बार हो चुका है। ये जो 2011 का सेंसस हम पढ़ेंगे, ये 7th सेंसस था। याद रखना है 2021 में भी होना था, 2001, 2011, 2021 इस तरह से सेंसस होते हैं, बट कोरोना के चलते फिर अब सेंसस नहीं हो पाया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंसस 2011 के बारे में, इसके कुछ फीचर्स, फिर उसके बाद हम चलेंगे पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, वो सब कुछ। पहले फीचर्स देख लेते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा आपको फिर से मोटिवेट करना चाहूंगी कि नोट्स बनाते चले, फटाफट से लिखते चले, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ जिस स्पीड के साथ उस स्पीड के साथ लिखते चले। हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं करें, बट इस चीज पे फोकस करें कि दूसरी बार आप पढ़ सके उस चीज को। फाइन, चलिए अब देखिए जो 2011 का सेंसस था, उस टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? CM चंद्रमौली। रट लीजिए, CM चंद्रमौली थे उस टाइम पे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेकेंड पॉइंट आता है स्लोगन क्या था 2011 के सेंसस का? तो स्लोगन या मोटो लाइन होती है, टैग लाइन होती है, वैसे इनकी स्लोगन लाइन थी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, नाउ दिस वाज द 15th सेंसस सिंस 1872। अभी आप बोलेंगे कि मैंने तो कहा ये 7वां सेंसस था, तो ये 15th कैसे हो गया? तो देखिए थोड़ा सा वापस चलते हैं ऊपर की ओर। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि इरेगुलर सेंसस या नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 में सबसे पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद रेगुलर सेंसस जो होने, जो कि प्रेजेंट फॉर्म का सेंसस है, ऐसा सेंसस 1881 से होना स्टार्ट हुआ। तो अगर हम 1881 से बात करें तो 7वां सेंसस था ये रेगुलर सेंसस 2011 में जो हुआ। लेकिन अगर हम 1872 से बात करें, ठीक है, तो उस टाइम से 15th सेंसस है ये जो हुआ। ठीक है, 15th सेंसस है सिंस 1872 एंड 7th सेंसस है सिंस इंडिपेंडेंस। आई होप आपको ये समझ आ गया 15वां कैसे 7वां कैसे, क्योंकि एग्जामिनर आपको डालेगा जो क्वेश्चन तो वो बहुत ट्रिकी होगा। पहले समझ लेना आराम से कि पूछ क्या रहे हैं, है ना, क्योंकि चीजें हमने पढ़ी होती हैं, कई बार हम डिकोड ही नहीं कर पाते कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। कई बार घुमा फिरा के बहुत सिंपल चीज पूछी होती है ना। तो आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ ले, फिर टिक करने को तो कितना टाइम लगता है ना। नाउ लास्ट पॉइंट है लार्जेस्ट सेंसस इन ह्यूमन हिस्ट्री एवर कंडक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट टिल नाउ। किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा आज तक किसी भी कंट्री में ह्यूमन हिस्ट्री में किया गया सबसे बड़ा सेंसस था सेंसस 2011। अब आप फिर पूछेंगे क्यों, ये कैसे सबसे बड़ा हो गया? तो देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 1951 की बात करें या 1951 में सबसे पहले हुआ, फिर 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, तो उस टाइम के कंपैरिजन में 2011 में पॉपुलेशन भी तो कितनी ज्यादा इंक्रीज हुई ना, तो वो भी तो हमें देखना है। 2011 में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, कितनी थी वो हम भी नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे, ठीक है। बट जितनी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई उसका सेंसस करना, उसका डेटा कलेक्ट करना बहुत बड़ी बात था। इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेंसस था जो सेंसस 2011 में इंडिया में हुआ था,
ठीक है जी, फीचर्स पढ़ लिए, हिस्ट्री पढ़ लिया, अब हम चलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशो, जेंडर इक्वालिटी, ये सब कुछ। ठीक है, अब जो अगले पेज पे है ना वो है याद करने वाली बात। सीधी सी बात है भाई, उसमें उसको आप समझ के नहीं कर सकते, समझेंगे आप पर भूल जाएंगे, क्योंकि इतने इतने सारे पॉइंट्स उसमें पढ़ने वाले हैं। हाँ, कुछ चीजें समझ के भी कर सकते हैं, बाकी तो आपको थोड़ा ट्रिक विक बनाना ही पड़ेगा। फाइन, चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। वैसे आप कोई भी सेंसस की वीडियो निकाल के देखेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ाया होता है, उसके बाद डायरेक्टली इसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बट जो हमने पढ़ा वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। आजकल क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते हैं, अब बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, सबने सब कुछ पढ़ रखा है, तो एग्जामिनर को तो फिल्टर करना ही है। तो वो उन्हीं टॉपिक्स, उनके टॉपिक्स तो फिक्स हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स में से बड़ा जो है डिफरेंट सा क्वेश्चन डालते हैं। तो आपको हर एक एस्पेक्ट, हर एक टॉपिक का आज की डेट में कवर करना जरूरी है। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से कवर करेंगे इसे। पॉपुलेशन एंड डिकेडल ग्रोथ। पॉपुलेशन क्या होता है, जनसंख्या कितनी बढ़ी। डिकेडल क्या होता है, पिछले 10 सालों में ग्रोथ रेट कितना रहा। इस चीज को मैं आपको यहीं पे समझाऊंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इंडिया टोटल पॉपुलेशन। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लें, जो भी हम पढ़ रहे हैं 2011 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको 2021 में नहीं इंक्लूड करना कि नहीं ये तो 2021 का सेंसस है, नहीं, हुआ ही नहीं है 2021 का सेंसस। 2023 में कहा था होगा, सितंबर या अगस्त के आसपास हम रिपोर्ट रिलीज करेंगे, अभी तक देखते हैं जब होगा अगर कुछ। फिलहाल जो भी हम पढ़ रहे हैं 2011 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पॉपुलेशन एंड डिकेडल ग्रोथ की बात करें, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 1.21 बिलियन हो चुकी है। ठीक है, 2011 में। एंड डिकेडल ग्रोथ रेट क्या होता है, हम बात कर रहे हैं 2011 के सेंसस की, लेकिन इससे पहले हुआ था 2001 में सेंसस। तो 2001 में जो पॉपुलेशन थी और जो 2011 में पॉपुलेशन थी, कितनी बड़ी 2001 के कंपैरिजन में, कितने परसेंट बढ़ी, है ना, वो हम देखते हैं। तो ये बढ़ी 17.7%। प्रीवियस डिकेड ग्रोथ रेट अगर देखें, यानी कि 2001 में कितनी बड़ी थी 1991 के कंपैरिजन में, 21.5% बड़ी थी। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया। रट तो कोई भी लेगा, बट आपको समझ, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, है ना। डिकेडल ग्रोथ रेट हो गया। अब ये आपकी बिल्कुल रटने वाली बात है, ऐसी कौन सी स्टेट है और ऐसी कौन सी यूटी है जहां पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो स्टेट है यूपी, ये तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ याद करने वाली बात है ना। यूपी में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और यूटी है दिल्ली। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, है ना। लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, स्टेट है सिक्किम, यूटी है लक्षद्वीप, जहां पे लोएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, अब आपको याद रखना है। अब अगेन हमेशा कहती हूँ सेम ही चीज, जहां भी पढ़ने बैठते हैं इंडिया का मैप एंड वर्ल्ड का मैप जरूर हो, ताकि आप अभी देख सके सिक्किम कहाँ पे है। अदरवाइज लोगों को समझ ही नहीं आता सिक्किम कहाँ पे है ना। तो सिक्किम किन दो कंट्रीज के बीच में सैंडविच हो गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है जी, लक्षद्वीप कौन से इसमें आता है, आपका अरेबियन सी में आता है, बे ऑफ बंगाल में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मैप पे देखें। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन अलग है, डिकेडल ग्रोथ अलग है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट लैंड एरिया। एक यूनिट लैंड एरिया में कितने लोग रहते हैं, यानी कि एक किलोमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 1 किलोमीटर का एरिया है, ये भी 1 किलोमीटर का एरिया है, स्क्वायर बना दिया और चेक किया कि कितने ज्यादा पॉपुलेशन जो है साथ साथ रहते हैं या खुला खुला रहते हैं। अगर खुले खुले रहते हैं तो हम उसे भी मेजर करते हैं, उसे हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लो है या लोएस्ट है। जब एक साथ रहते हैं, बहुत एक साथ पॉपुलेशन बहुत एक जगह में, तो उसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, नेशनल लेवल पे बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसमें 382 लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है जी, लेकिन ये पूरे इंडिया लेवल का, इसमें ग्रामीण शहरी सब आ गए। अब देखते हैं हाईएस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्टेट, यहाँ पे लिखा है यूटी। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार में, एंड हाईएस्ट यूटी जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है दिल्ली। लोएस्ट है स्टेट के केस में अरुणाचल प्रदेश, एंड लोएस्ट है यूटी के केस में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, याद रखना है। फाइन, नेक्स्ट आता है एससी एंड एसटी पॉपुलेशन। देखिए ये चीज अगर आपने प्रीवियस पार्ट छोड़ भी दिया है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट से लिखे हैं, कोई बात नहीं, बट इसको एज इट इज लिखें जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, कहानियां मैंने इसमें लिखी ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहें और फटाफट से लिखते रहें।
नेक्स्ट आता है SC एंड ST पॉपुलेशन। SC क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट। ST क्या होते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इनकी पॉपुलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल जनसंख्या है ना, उसमें SC है 16.6% एंड ST है 8.6%। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे हाईएस्ट SC, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ SCs हैं, तो वो है यूपी में। ऐसी कौन सी UT है जहां पे हाईएस्ट SC है, शेड्यूल्ड कास्ट है, दिल्ली में। याद रखना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। STs की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, तो सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, हाईएस्ट ही पढ़ेंगे, लोएस्ट नहीं पढ़ेंगे। तो स्टेट जहां पे हाईएस्ट ST होते हैं वो है MP। UT जहां पे हाईएस्ट ST होते हैं वो है लक्षद्वीप। फाइन, बस ध्यान रखते चलिए, नोट्स फटाफट अपना पेन चलाते रहिए, है ना, उसके बाद बार बार रिवीजन करके याद होंगे ये। नेक्स्ट आता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है? लड़का और लड़की, कहाँ पे लड़कियां ज्यादा है, कहाँ पे लड़के ज्यादा है, कुछ इस तरह की जो हम रेशो कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं सेक्स रेशो। एग्जैक्टली देखते क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। किसी भी जगह पे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हर 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। सो नेशनल लेवल पे बात करें, हर 1000 पुरुषों पे 943 फीमेल्स हैं, ठीक है जी। अब हम इसे कहते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। अब हाईएस्ट कौन सी स्टेट में है, कौन सी यूटी में है, लोएस्ट कौन सी स्टेट में है, कौन सी यूटी में है, वो मैंने सामने लिखा हुआ है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला में 1084, यानी कि 1084 महिलाएं हैं 1000 लड़कों पे। एंड यूटी जहां पे हाईएस्ट सेक्स रेशो है पौंडीचेरी, यानी कि 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा एकदम दिमाग में आ जाता है ना, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा अभी है भी कि लड़कियों को पहली चीज तो पढ़ाते ही नहीं है, और अगर ऐसा लग जाए कि हाँ लड़की है तो मार भी देते हैं। ये चीज है अभी भी, मैंने खुद देखी है, क्योंकि हमारी स्टेट के साथ में ही है, तो कुछ रिलेटिव्स होते हैं तो उनकी बातों से थोड़ा लगता है ना। नाउ लोएस्ट सेक्स रेशो कहां पे है? हरियाणा। लोएस्ट कौन से यूटी में है? दमन एंड दीव, याद करना है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, कहां पे कितने लड़के पढ़े लिखे हैं, कहां पे कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, ये हमें पढ़ना है। सो टोटल लिटरेसी रेट इन इंडिया, इंडिया में जो टोटल साक्षरता दर है कितना है? 74.4%। इसमें से कितने पुरुष हैं जो साक्षर हैं? 82.14%। कितनी महिलाएं हैं जो साक्षर है? 65.46%। अब देखिए इंडिया कैसे तरक्की करेगा अगर महिलाएं इतनी कम साक्षर होंगी, है ना। आज के डेट में हम कह देते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि अब महिलाओं को भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, घर वाले पढ़ाते हैं, जल्दी शादी नहीं करवाते हैं, पर फिर भी देखिए यहाँ पे रैंकिंग, है ना। तो महिलाओं को अभी और भी बहुत ज्यादा ऊपर उठाने की जरूरत है, उनको मोटिवेट करने की जरूरत है, ठीक है। नाउ सेम कंसेप्ट जैसा हम ऊपर पढ़ते हैं, हाईएस्ट लोएस्ट। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला में, स्टेट्स में, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यूटी में, लक्षद्वीप में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमने पढ़ लिया, अब लोएस्ट देखते हैं। लोएस्ट है बिहार में, स्टेट्स की इसमें कैटेगरी में, एंड यूटीज की कैटेगरी में है दादरा एंड नगर हवेली। अब देखिए ये जो कंटेंट है आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, चलिए इसी के साथ हमारा कंटेंट हुआ कंप्लीट। वैसे मेन कंटेंट हमारा यही था, थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। 4 या 5 क्वेश्चंस उसमें हम डिस्कस करेंगे, दैट्स इट। तो मैंने आपको बताया 4-5 मिनट की हार्डली वीडियो होगी, उसको एज ए रिविजन पर्पज आप देख सकते हैं। इसी में से क्वेश्चंस आएंगे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, किसकी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, वीडियो देखें, थोड़ा रेस्ट करें, रिवाइज करें, उसके बाद मैं जल्दी वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ेंगे सेंसस के बारे में। तो देखिए सेंसस टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स के अंडर पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक हल्का सा इंडेक्स बनाया हुआ है कि इसके अंडर हमें क्या क्या पढ़ना है। सो प्रीवियस पार्ट में हम सेंसस क्या होता है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी हिस्ट्री, मॉडर्न सेंसस की फीचर्स क्या है सेंसस के, प्लस इसके अंदर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, SC/ST पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो एंड लिटरेसी रेट, ये सब कुछ पढ़ लिया है। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज बची है पढ़ने के लिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इसमें मैं प्रॉपर आपको MCQ फॉर्म में इस तरह से नहीं पढ़ाऊंगी, बट क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट बताऊंगी कि क्वेश्चन आते किस तरह से हैं, ठीक है। तो आपने बस वो ध्यान रखना है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए सेंसस से रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देखिएगा। थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ाया है और मुझे लगता है काफी अच्छे से मैंने पढ़ाया है, आपके काफी फैक्ट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं।
ठीक है। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए मैंने गूगल से ही क्वेश्चंस उठाए हैं। तो अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएड के भी एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं और एसएससी की भी तैयारी करते हैं, सीटीएस की भी तैयारी करते हैं, हर एक तरह के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ऐसे नहीं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो जो भी फेमस क्वेश्चन मुझे लगे सेंसस के अंडर वो मैंने यहाँ पे उठाए हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे पार्ट आता है एज पर सेंसस 2011। ऑब्वियसली सेंसस 2011 ही आया तो कोई भी क्वेश्चन उसके हिसाब से ही आएगा। 2021 में आना था बट ड्यू टू कोरोना वो आ नहीं पाया। नाउ सेंसस 2011 के हिसाब से विच इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं पूछ रहे हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाली स्टेट नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी स्टेट की सबसे ज्यादा है। तो आपने याद रखना है बिहार, ठीक है। अब लीस्ट किसकी है वो सब मैंने आपको पढ़ा रखा है प्रीवियस वीडियो में, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे देख लीजिएगा। बट ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, हल्का सा आपको रिवाइज भी करवा दूंगी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेकेंड आता है स्टेट हैविंग हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे साक्षरता दर मैक्सिमम है, तो वो है केरला। केरला में और क्या चीज है जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, तो वो है सेक्स रेशियो, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन डेंसिटी इज। अब 2011 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। लोग बहुत कंजस्टेड रहते हैं, एक एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं टाइट टाइट, या फिर एक एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, है ना। तो देखिए ग्रामीण इलाके हैं वहां पे खुला डुल्ला सब कुछ होता है, जो शहरी इलाके हैं वहां पे बहुत कंजस्टेड लाइफ जीनी पड़ती है। तो ऑन एन एवरेज नेशनल लेवल पे 382 पर्सन रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है लीस्ट पॉपुलर स्टेट, ऐसी स्टेट जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो है सिक्किम। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो है ना आपके जब से सेंसस रिलीज होता है जिस टाइम पे, उस टाइम पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा ट्रेंड कम हो जाता है। तो अब जैसे ही सेंसस एक्सपेक्टेड है कि अगस्त सितंबर में आएगा, देखते हैं आता है नहीं आता है। तो जैसे ही वो सेंसस आएगा मैं उसके ऊपर एकदम से वीडियो बनाऊंगी और वहां से फिर क्वेश्चन एकदम से आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आपने याद रखना है। फिलहाल अब कोई गारंटी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यू नेवर नो, अब सरकार का डिसीजन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो तब तक के लिए आपको यही ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में रिवाइज करवा दिए हैं। सो कौन सी स्टेट है जहां पे हाईएस्ट सेक्स रेशो है। अभी तो हमने ऊपर पढ़ा कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट, हाईएस्ट सेक्स रेशो कहां पे है, केरला में है। ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे लोएस्ट सेक्स रेशो है, तो इसकी मैंने कहानी बताई थी आपको, हरियाणा में है, मूवी भी आई थी। वहां पे लड़की का पता चलता है तो उसे मार देते हैं। ये प्रैक्टिस अभी भी फॉलो होती है। लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, चाहे वो कितनी ही ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती हो। बहुत अमीर अमीर लड़कियां मैंने देखी हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं आगे, उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं उनको पढ़ाना, ठीक है। फैसिलिटी हर चीज देंगे, फोन अच्छे से अच्छा देंगे, ड्रेसिंग उनकी बहुत अच्छी होगी, बहुत महंगे कपड़े पहनेंगी, लेकिन पढ़ाते नहीं है। ये चीज है अभी वहां पर। नेक्स्ट आता है स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट, अभी तो पढ़ा केरला। स्टेट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार। यहाँ पे एक चीज देखिए ध्यान देने वाली है, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर सबसे कम है, लेकिन सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर बिहार के ही लोग करते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कौन बनते हैं मैक्सिमम बिहार के। अब तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, पहले क्या था यूपी बिहार में ट्रेंड था, दिल्ली यहाँ के लोग ही जो है एग्जाम क्लियर करते थे। बट अब अगर देखें तो राजस्थान है, गुजरात है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में भी ट्रेंड आ रहा है ना। तो बहुत अच्छी बात है, बस हमारे नॉर्थ में ये ट्रेंड नहीं आ रहा है थोड़ा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है यूटी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो है दिल्ली। कौन सी ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है, तो वो है लक्षद्वीप। फिर आता है कौन सा ऐसा यूटी है जहां पे एससी पॉपुलेशन बहुत है, दिल्ली। जहां पे सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है, लक्षद्वीप। याद रखना है, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशो कहां पे है, यूटी में, पौंडीचेरी। लोएस्ट सेक्स रेशो कहां पे है, यूटी में, दमन एंड दीव। देखिए हमेशा कहती हूँ कुछ भी पढ़ने बैठो ना आप, कोई भी सब्जेक्ट, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप सामने हो वहीं पे बैठना है। तो अपना स्टडी टेबल या कहीं भी आप बेड पे बैठते हो, जहां भी बैठते हो आसपास दीवारों में लगा लो, क्योंकि लक्षद्वीप कहाँ है बार बार देखना पड़ेगा, तब आपको याद होगा ये कि ये अरेबियन सी में आता है या बे ऑफ बंगाल में आता है। अदरवाइज बहुत टाइम तक यही कंफ्यूजन रहता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, कौन सा अरेबियन सी में है, कौन सा बे ऑफ बंगाल में है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये जो लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन, ये तो बिल्कुल आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है।
नाउ लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, जब 2011 का सेंसस हुआ था उस टाइम पे द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे सीएम चंद्रमौली। 15th सेंसस है जो कि ये 2011 में हुआ है 1872 से अगर काउंट करें। अगर 1881 से काउंट करें, रेगुलर सेंसस काउंट करें, तो ये 7th सेंसस था। फाइन, चलिए कोशिश किया मैंने कि फटाफट से आपको बता सकूं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो अब होता क्या है ना कि हम रट तो लेते हैं, लेकिन एकदम से आएगा ना हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो एकदम से दिमाग ऐसे हो जाता है कि अरे क्या होगा, केरला यूपी क्या होगा, है ना। पर ये तो है ही फेमस, केरला साक्षरता के लिए वैसे ही फेमस है। कुछ भी आपको और आता है तो आपको ध्यान रखना है। फाइन, चलिए इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। और हमने पढ़ा डेमोग्राफी, उसके बाद हमने पढ़ा सेंसस क्या होता है, फिर हमने पढ़ा सेंसस 2011, फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। तो एक तरह से हमारा पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे ना एक मैसेज आया था कि मैम आपने सेंसस और ये डेमोग्राफी पहले पढ़ा रखा है, तो फिर से क्यों? फिर से इसलिए क्योंकि मेरे पास एक बुक थी, मैंने वो कभी खोली नहीं क्योंकि मुझे उसमें से नहीं समझ आता था। बट अभी मैं देख रही थी तो ये सेंसस से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स थे उसमें, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाने चाहिए क्योंकि प्रीवियस वीडियो में वो पॉइंट्स स्किप हो गए हैं, है ना। तो आपने कुछ नहीं करना, डेमोग्राफी एंड सेंसस यस मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। आपने वीडियोस अगर देखी हैं, आप प्रॉपर नोट्स मेरे फॉलो कर रहे हैं, तो आप उन्हीं नोट्स में अपडेशन करें, वैल्यू एडिशन करें, फिर से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।